योगी सबसे बड़े भोगी हैं, ये बयान आया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। और इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान मचता हुआ दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ के जितने भी समर्थक हैं वो ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसी विषय पर ममता बनर्जी ने इनका जो बयान आया है उसी पर चर्चा करने के लिए शांतनु गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार भाई। शांतनु जी, जो ये आज ममता बनर्जी का बयान आया है कि योगी सबसे बड़े भोगी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? मेरे ख्याल से ममता बनर्जी की बौखलाहट है, क्योंकि अब वो एक्सपोज होना शुरू हो गया है। आप जैसे यूट्यूब चैनलों ने 24/7 मीडिया ने उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। और पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि चाहे वो संदेश खाली हो, वो जो गुनाहगार है उसके साथ खड़ी दिखी। आरजी कर केस में वो गुनाहगार के साथ खड़ी दिखी। लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उसके बाद जो भी हिंसा हुई उसके साथ खड़ी दिखी। कल मुर्शिदाबाद में 2-3 दिन से जो दंगे हो रहे हैं वो दंगाइयों के साथ खड़ी दिखी। तो वो क्या करेंगी? अब उनको दिखा है कि भाई इस समय सबसे बड़ा मुख्यमंत्री, सबसे चर्चित मुख्यमंत्री जो यूपी मॉडल लेके आ रहा है वो योगी आदित्यनाथ है। तो उनको योगी से सबसे बड़ा कंपटीशन है मुख्यमंत्री। तो इसलिए उनको योगी को कुछ ना कुछ मतलब बुरा बुरा बोलना ही बोलना है। देखिए, योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो नाथ परंपरा के गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। वो इतनी पवित्र पीठ है, वो आदिनाथ शिवा से मुख्य ओरिजिन मानते हैं। मतलब आदिनाथ शिवा, गुरु गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, तो वो परंपरा के जो वाहक हैं वो योगी आदित्यनाथ है। जो अखिल भारतीय नाथ परंपरा है भाई, उसके भी वो अध्यक्ष हैं। तो जब वो योगी आदित्यनाथ को कोई भी गाली देता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, तो वो उनकी वो एक तरह से उनकी जो मूर्ता है वो भी दिखती है कि इतने बड़े पीठाधीश्वर को, जो उसमें इतना बड़ा समाज उनके साथ जुड़ा है, नाथपंथी उनके साथ जुड़े, कनफटे साधु उनके साथ जुड़े, वो सबको गाली दे रहे हैं योगी एक भोगी। तो मेरे ख्याल से एक मूर्खता बड़ा बयान है और बहुत बौखलाहट भरा बयान। देखिए, पश्चिम बंगाल के जो हालात है शांतनु जी, उससे आप भी रूबरू हैं, आपको भी पता है स्थितियां किस तरीके की हो गई हैं। उसी बीच योगी आदित्यनाथ का जो है जिक्र होने लगता है पश्चिम बंगाल में, अमूमन होने लगता है। अगर देश में कहीं भी इस तरीके के दंगे भड़कते हैं या फिर दंगाई जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंचने का प्रयास करते हैं तो बुलडोजर एक्शन की बात होती है। तो क्या उस एक्शन की मांग जो पश्चिम बंगाल में उठने लगी थी उसकी वजह से ही ममता बनर्जी का ये बयान सामने निकल कर आया है या फिर और कोई कारण है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां पे भी दंगे होते हैं, जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर काबू में नहीं हो पाता है, वहां योगी मॉडल एक आंसर की तरह आता है। आपको याद है जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो क्योंकि गुजरात में तो लॉ एंड ऑर्डर इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, वहां समस्या थी कि भाई सड़कें कैसे अच्छी हो, बिजली कैसे है, इन्वेस्टमेंट कैसे है। तो वहां का जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो गुजरात मॉडल बन गया और वो पूरे देश में हुआ। यूपी भी आज इन्वेस्टमेंट सबमिट करता है। ऐसे ही जब जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभाल के रखना है, पुलिस का इकबाल कैसे होगा, अगर कोई दंगई है, अगर कोई अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, जिसको समाजवादी पार्टी और बसपा ने विधानसभा और संसद में पहुंचाया, उनके उनके जो जो साम्राज्य हैं, जो झूठे साम्राज्य हैं, जो भूमि हड़प के, दंगा करके, बलवा करके, मृत्यु करके जो उनके साम्राज्य बने, उसको कैसे तोड़ना है, उसको कैसे नेस्तनाबूद करना है, उस सारे जस्टिस का, उस सारे न्याय का प्रतीक बन गया है बुलडोजर। तो बुलडोजर एक्शन का मतलब क्या है? बुलडोजर एक्शन मतलब इन 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 सारे बवालियों को हटा देना। तो हमारे यहाँ कोई भी दंगा होता है उत्तर प्रदेश में, तो उसके वो 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाता है। 1-2 घंटे से पहले वो साले अरेस्ट हो जाते हैं और जितना उन्होंने बलवा किया होता है, जितना उन्होंने संपत्ति को नुकसान करा होता है, वो उनसे ही वसूला जाता है। और उनकी जमीनों को, उनके उनके मकानों को, जो सारे लीगल होते हैं, उन सबको भी नेस्तनाबूद किया था बुलडोजर। आपको पता है करीब 70,000 एकड़ जमीन जो SC ST की जमीन थी, जो फार्मर्स की जमीन थी, जो नजूल की जमीन थी, जिन पे अवैध कब्जा था, वो सारी वसूल करी उत्तर प्रदेश सरकार ने। बल्कि जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश, उसका सबसे चर्चित चैप्टर हुआ, उसकी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। ये सबसे चर्चित चैप्टर था और उसकी हेडिंग क्या है? उसकी हेडिंग है क्यों डरते हैं अपराधी योगी आदित्यनाथ से। और सभी इसी की फोटो डालते थे। ये तो जो लॉ एंड ऑर्डर में मास्टरी का जो एक तरह से सिंबल बन गया, एक तरह से प्रतीक बन गया, उसकी पराकाष्ठा बन गई, वो योगी आदित्यनाथ। आपने योगी आदित्यनाथ पे काफी रिसर्च भी की है, कई किताबें लिखी हुई हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। शांतनु जी एक शानदार लेखक हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। योगी आदित्यनाथ को आपने जब रिसर्च किया होगा, तो जैसे उनको भोगी बताया जा रहा है, तो आपके हिसाब से कैसे वो एक योगी के तौर पर कैसे परफेक्ट बैठते हैं? उनके जीवन से कुछ ऐसी चीज अगर निकलकर सामने आ रही जो आप हमें बताना चाहें, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये सुनने में इतना कर्कश लग रहा है ना। मतलब इतने 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 बड़ी पीठ के महंत को कोई भोगी बोले बिना किसी जानकारी के, क्या नाथ पंथ है। और आपको पता है बंगाली बहुत सारे नाथ होते हैं, असमीज बहुत सारे नाथ होते हैं। आप जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के नाथ लगा होता है, वो सारे नाथ पंथ को फॉलो करते हैं। और जितने गोरखा होते हैं उनके लिए गुरु गोरक्षनाथ उनके कुल देवता है।
आप अगर योगी आदित्यनाथ का आज का भी जीवन देखेंगे तो वो मतलब आपको दिखेगा वो 3 साढ़े 3 बजे उठ जाएंगे, उनकी योग की प्रक्रिया, उनकी प्राणायाम की प्रक्रिया, उनकी पूजा की प्रक्रिया, वो सब करके वो 6 साढ़े 6 7 बजे तो अपना मुख्यमंत्री का जीवन शुरू कर देते हैं। वो उनका फिर जनता दरबार लगता है, फिर उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है और ऐसा करते करते पूरी दिनचर्या उनकी चलती है रात के 11 साढ़े 11 बजे तक। फिर वो छोटी सी अवधि का एक आराम करते हैं, फिर उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। मतलब एक यूपी में कहावत है अखिलेश यादव को लेकर, सबको पता है अखिलेश यादव के बड़े आलसी व्यक्ति हैं, बड़े आलसी पॉलिटिशियन है, कि जब तक योगी आदित्यनाथ 3-4 दिनों का दौरा करके वापस पहुंचते हैं तब तक अखिलेश यादव सो के नहीं उठते। और ये बिल्कुल सच बात है। योगी आदित्यनाथ के साथ कोई खाना खाने बैठ जाता है तो बड़ा बोर हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी सूखी सी सब्जी, सूखी सी रोटी और लौकी की सब्जी और कुछ कुछ खा लेते हैं, इसमें नमक भी बिल्कुल नहीं होता, कोई अचार मिर्च कुछ नहीं होता। तो इसलिए वो जिस तरह का जीवन जीते हैं, मतलब जो जब उनके पास पहली फाइल आई कि आपके लिए कौन सी कार खरीदी है 2017 में, कि अखिलेश यादव ने तो 7 करोड़ की कारें दिलवाई हमें, मायावती ने 1 करोड़ की कारें दिलवाई, तो आपके लिए कार, तो उन्होंने कहा नहीं मैं पुरानी कार यूज करूंगा, बस उस कार पे आप काम करिए, 200 रुपए का भगवा एक गमछा डाल दीजिए जो मुझे बार बार त्याग का याद दिलाएगा कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं त्याग के लिए, अपनी जनता को प्रॉस्परस बनाने के लिए, अपनी जनता मेरी कार खरीद सके और मैं जो पुरानी कार है उसको यूज करूंगा। तो ये उनकी हर कार्यशैली में दिखता है। जिस तरह से उनके वस्त्र देखें, वही 2 कपड़े हैं उनके पास, वही 2 कपड़े हैं, वही जुराब पहन के चप्पल पहन के घूमते हैं, उसी से वो देखिए पहनावे से, बनावट से, खान पीन से नहीं बढ़े हैं, वो अपने कर्म से बढ़े हैं, वो अपने योग से बढ़े हैं, अपनी कर्मठता से, अपनी निष्ठा से बढ़े, और जो उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 साल में देखा है। जी, हमने बात की पश्चिम बंगाल का ही मामला लेकर हम बातचीत कर रहे हैं शांतनु जी। जो वहां पर हो रहा है, हिंदुओं को पलायन करने पर वो मजबूर है, और जिस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं, और पश्चिम बंगाल में स्थितियां जो है वो बेहद गंभीर हैं, उन स्थितियों पर बातचीत ये चल रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, आप क्या देख रहे हैं, क्या है आपके विचार इस पर? मेरे ख्याल से अब बिल्कुल फिट केस हो चुका है वो राष्ट्रपति शासन का, धारा 356 लगाने का, क्योंकि ये कोई एक सिलसिला नहीं है। देखिए ऐसा लगता है बार बार जैसे ममता बनर्जी एक रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल चला रही है। मतलब अगर सीबीआई वहां ऑपरेट नहीं कर सकती, एनआईए वहां ऑपरेट नहीं कर सकती, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई मुख्यमंत्री को वहां लैंड करना पड़ता है अगर तो दिक्कत होती है। बड़ी बड़ी स्कीमें जैसे पीएम किसान स्कीम वहां नहीं चलती, आरोग्यश्री स्कीम वहां नहीं चलती, मतलब ऐसा लगता है वो दूसरा देश है वहां पे। जब मैंने जैसे बता शेख शाहजहां जो उनकी पार्टी के हैं, वो संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं तो वो अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखती हैं। आरजीकर केस में, चुनावों के बाद के विवादों में, मुर्शिदाबाद केस में, सब में वो अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखती है और बार बार दिखती है, इंस्टिगेट करती हुई दिखती है। मतलब वो आज सुबह वो फिर वो मुल्ला मौलवियों से मिली, मतलब उनको मिलना चाहिए था पीड़ित परिवारों से, उनके कैंप में जाना चाहिए था। वो एक तरह से सिग्नल देनी, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम दंगा करते रहो, मैं मुल्ला मौलवियों के साथ। बयान भी आया है उनका, और उसी में योगी वाला बयान भी, साथ में शुभेंदु अधिकारी का बयान क्या है कि जैसे ही भाजपा की सरकार मिले जाएगी योगी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मतलब योगी ट्रीटमेंट मतलब कड़ा ट्रीटमेंट। आपको पता है जो प्रकाश सिंह एक्स डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, जो सबसे मतलब एक सबसे नामित, सबसे चर्चित डीजीपी रहे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा? योगी आदित्यनाथ इज इमर्जिंग एज लीक्वा ऑफ इंडिया। लीक्वा कौन है? जिन्होंने सिंगापुर की स्थापना करी। सिंगापुर की स्थापना क्योंकि उस समय मलेशिया से कट के अलग हुआ था सिंगापुर, और वहां लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी इशू थे। तो स्टार्टिंग 5-10 साल में लीक्वा ने जो स्ट्रॉन्ग हैंड यूज करा लॉ एंड ऑर्डर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहुत जरूरी था सिंगापुर को स्थापित करने के लिए। मतलब लीक्वा के नाम से पब्लिक पॉलिसी के स्कूल चलते हैं। लीक्वा एक नाम है पब्लिक पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे तुलना करी जा रही है योगी आदित्यनाथ की। ऑस्ट्रेलिया के एमपी कहते हैं कि भाई हमें दे दो, जब कोरोना हुआ तो भाई हमें योगी आदित्यनाथ को लैंड कर दो, उधार में दे दो। तो उनकी तुलनाएं अब इस तरह से होने लगी है कि उनको लीक्वा से कंपेयर किया जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया के एमपी लैंड कर दे रहा है उसको। ममता बनर्जी का बयान अगर उनके कुछ में आता है तो बिल्कुल एक बौखलाहट जैसा बयान। पश्चिम बंगाल पे मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो स्थितियां बन रही हैं, या जो हुआ, जो घटना वहां पर घटी, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? शासन प्रशासन को, या फिर ममता बनर्जी जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही है उसको? देखिए शासन प्रशासन तो एक तरह से उन्होंने कठपुतली बना लिया अपने हाथ का, तो ये ममता बनर्जी के इशारे पे नाच रहे हैं। पुलिस अपने आप नहीं कर रही है, वो ममता बनर्जी के हाथ में नाच रहे। देखिए उत्तर प्रदेश में भी वही पुलिस है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है। उत्तर प्रदेश का हाल ठीक कर दिया ना, पूरे देश में भी वही फाइलें हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का हाल ठीक कर दिया ना। तो ये तो लीडर के ऊपर है, वो किस तरह से चलाएगा। जब जहां आपके सीबीआई, मतलब बात बात में सेंट्रल फोर्सेस भेजनी पड़ती है भाई। चुनाव का पर्चा दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है आपको, और नहीं तो लोकल चुनाव ना हो पाए वहां पे। रामनवमी, दुर्गा पूजा मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है वहां पे आपको। वहां पे एक छोटा कार्यक्रम होता है। आपको पता है, मैं अपना किस्सा बताता हूँ। मेरी किताब जब हिंदी में आनी हुई
मेरी जो योगी जी की किताब जब बांग्ला में आनी हुई तो जो देवदत्त माझी जी थे जिन्होंने ट्रांसलेट करी, वो कई पब्लिशर्स के पास गए। पब्लिशर्स ने कहा, बंगाली पब्लिशर्स ने कहा कि नहीं ये किताब तो बहुत अच्छी है, चलेगी भी, योगी जी के फैन भी बहुत है, लेकिन अगर हम पब्लिश कर देंगे तो ममता दीदी नहीं छोड़ेंगे हमें। आप सोच सकते हैं, मतलब किताब छपने से इतना डर है उनको। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट पब्लिश करी वो किताब, आज भी बड़ी चर्चित किताब है वहां पे। मैं अपने कार्यक्रम के लिए गया, सीआईआई की यंग यूनिट ने कार्यक्रम करा, उन्होंने मुझे कहा ऑर्गेनाइजर ने, भैया ट्वीट मत करना कार्यक्रम के लिए, ट्वीट मत करना कभी, जब आप कार्यक्रम से वापस अपने 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 घर चले जाए तब जाके ट्वीट करिएगा फोटो। मतलब एक 100 200 500 लोगों का कार्यक्रम करना है किताब का वेस्ट बंगाल में। तीसरी घटना बताता हूं, मेरे पब्लिशर ने बंगाल एयरपोर्ट पे, मतलब कैलकाटा के एयरपोर्ट पे एक तरह से बुक का डमी लगाया ना, बुक का एक स्टैंडी लगाया मेरी किताब का, 101 रीजंस व्हाई आई वोट फॉर मोदी। वहां की जो एयरपोर्ट जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, वहां पे डब्ल्यू स्मिथ के स्टॉल पे वो स्टैंडी ने लिखने दिया, वहां के जो कर्मचारी यूनियन थे वहां पे। एक बार किसी ने, कहते हैं अभिषेक बनर्जी, किसी ने देख लिया और कहा हटाओ ये तो इलेक्शन का प्रचार हो रहा है, मतलब किताब इलेक्शन का प्रचार लगता है। इस तरह से सरकार चलती है वहां पे डर है, वहां कार्यक्रम नहीं कर सकते वहां पे जिस तरह सरकार चलती है, वो जब आप बंगाल में जाएंगे रहेंगे 2 दिन तभी आपको भाप आ जाएगा। तो ये बिकॉज ममता बनर्जी इफेक्ट है, वो एक मुल्ला मौलवियों की सरकार चला रही है, अपने खास वोट बैंक के लिए सरकार चला रही है। मेरे ख्याल से अब बृहत हिंदू समाज को, सनातन समाज को समझना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी के साथ कब तक खड़े रहे। बिल्कुल शांतनु जी, आपकी जो छवि है एक लेखक से इतर भी अगर हम देखें तो आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में बैठ रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसमें बीजेपी और आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मतलब वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनसे किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनको इनअप्रोप्रिएटली टच किया जा रहा है, उनको खींचा झीना जा रहा है, कम से कम 400 ज्यादा पलायन हो गए। इसमें बीजेपी क्या करेगी? इसमें बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो वहां पे कार्यकर्ता जाके बचाने जा रहे हैं उनको। मतलब बंगाल में ममता दीदी की पुलिस दंगाइयों को नहीं रोक पा रही। हर जुम्मे की नमाज ऐसा होता है कि फिर कुछ हो जाएगा, हर फ्राइडे हिंदू परिवार को लगता है फिर कुछ हो जाएगा। मतलब अपने ही देश में आपको रिफ्यूजी बन के रहना पड़ रहा है। और अखिलेश यादव दंगाइयों के पुराने सपोर्टर हैं। आपको पता है, जब अयोध्या में, काशी में जब बड़े लंबे बम विस्फोट हुए और जैसी अखिलेश यादव की सरकार है, उन्होंने हाईकोर्ट इलाहाबाद से क्या कहा कि दंगाइयों को छोड़ देना चाहिए। और हाईकोर्ट ने क्या कहा, आप तो अगर आपका चले क्यों छोड़ देंगे दंगाइयों को? आपका बस चले तो आप इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण देंगे। आज आप टीवी चैनलों में देखे होंगे, विक्रम सिंह जी बैठते हैं, आप और भी एक सांसद बन गए, एक्स-डीजीपी, वो उनको अरेस्ट कर लिया एक बार, उनके अरेस्ट उनके अगेंस्ट एफआईआर कर ली। क्यों एफआईआर कर ली? क्योंकि एक दंगाई को एक थाने से दूसरे थाने लेके जा रहे थे, लू से मर गया वो। अच्छा, एक टेररिस्ट मर गया, इसलिए अखिलेश यादव ने एफआईआर कर दी 50 पुलिस वालों, सीनियर पुलिस वालों के इसमें। तो वो तो पुराने हैं। सिमी का बचाव मुलायम सिंह यादव किया करते थे, वो तो पुराना पूरी पार्टी है। आपको पता है, जब मुख्तार अंसारी मरे तो अखिलेश यादव को अपना वोट बैंक बचाने के लिए उनके घर पे जाना पड़ा। उनके कसीदे कसे उन्होंने, अरे मुख्तार अंसारी का परिवार ये था, वो था, ये था। मतलब एक दुर्दांत अपराधी जब मर जाता है तो अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उसके घर जाके उसकी तारीफों के बुल बांटने पड़ते हैं, नहीं तो उनका वोट बैंक साथ में नहीं रह सकता। तो ऐसा व्यक्ति तो क्या कहेगा? ऐसा व्यक्ति की बात तो क्या तो सच और क्या तो झूठ। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं शांतनु जी आपसे और पूछना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं, क्या इसके बाद कोई राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है? 2026 में पश्चिम बंगाल में जो है वो विधानसभा चुनाव भी हैं और 2016 में जहां पर बीजेपी ने मात्र 3 सीटें जीती, फिर 21 में 77 जीती, और अब जो हालात हैं वो आरजीकर वाला मामला हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, या फिर बॉर्डर सुरक्षा की बात हो, और या फिर अभी ये जो दंगा भड़का है इसकी बात हो, ममता बनर्जी लगातार निशाने पर हैं। तो क्या कोई राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है क्या पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा? तो मुझे लगता है हल्का नहीं बड़ा बदलाव आना चाहिए और आएगा, और ये बंगाल की महिलाएं लाएंगी। क्योंकि चाहे वो आरजीकर केस हो, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, उसमें जो रिसीविंग एंड पे है, मतलब जो प्रताड़ित है, वो महिलाएं। और ऐसा एक महिला मुख्यमंत्री से इतना इनसेंसिटिव बिहेवियर एक्सपेक्ट करना कोई नहीं कर सकता कि महिला मुख्यमंत्री चलिए अपनी राजनीति कभी तो पार्क करेगी, कभी तो साइड में रखेगी, कभी तो महिलाओं के साथ खड़ी होगी। ना वो आरजीकर केस में, ना वो संदेश खाली में, ना वो मुर्शिदाबाद में महिलाओं के साथ खड़ी देगी। तो ये आधी आबादी जो बंगाल की, वो बड़ा बदलाव लेके आएगी 26। ये तो बिल्कुल शांतनु जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारे और आपके बीच में, और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, शांतनु गुप्ता जी एक बेहतरीन लेखक हैं। बड़े बड़े टीवी शोज में आपको भारत की राजनीति पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए नजर आते होंगे। शांतनु जी, आपका आभार अपना समय निकालने के लिए हमारे लिए। आशा करते हैं दोबारा किसी नए मुद्दे के साथ में बैठेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।